अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो व्लॉग है मेरा वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले संडे है और फिर मैच हो रहा है और ये सुपर फोर का मैच हो रहा है। कल रात तो पहला मैच हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सुपर फोर का, जो बांग्लादेश की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और एक अच्छा टारगेट है उसको चेस करके वो मैच श्रीलंका के अगेंस्ट 4 विकेटों से जीत लिया। फिर ओमान ने जिस तरह फाइट किया, ओमान की फाइट से पता चल सकता है कि आप इंडिया को हरा सकते हो। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कह सकते हो कि एक इनकरेजिंग सिचुएशन है कि यार आप जीत सकते हो भारत से, जिस तरह हम दब के खेलते भारत के अगेंस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ मैचों से, कुछ नहीं तकरीबन आखिर जितने भी 10 मैचेस हुए हैं T20 की हुए हैं, ओडीआई के, हम बहुत दब के खेल रहे हैं। 2021 से लेकर 2023 तक ये 2 साल में हम लग रहा था कि हम भारत को अब कम्पीट कर रहे हैं लिमिटेड ओवर के मैचेस जो है, लेकिन उसके बाद फिर हम उसी शैल में चले गए। अब बहुत ही डोमिनेंट फोर्स बन गई इंडिया टीम हमारे लिए। बड़े वन साइडेड मैचेस हो रहे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, और जिस तरह ये एशियन क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मैचेस रखती है, एक ग्रुप में भारत पाकिस्तान को रखती है कि इससे पैसे जनरेट होंगे, रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि दोनों रिवायती हरीफ है। रिवायती हरीफ तो है, लेकिन इस तरह अगर एक तरफा मुकाबले होते रहेंगे तो ये रेवेन्यू जो है वो भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि वन साइड मैचेस कौन देखेंगे फिर टीवी पर या स्टेडियम में जाकर। तो बहरहाल अब मेरी गट फीलिंग है, हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम ओमान की मैच को देखा होगा और ये जो वाकयात हुए उस वाकयात पर भी आते हैं, एक जोश और जोश जज्बा और वलवले के साथ आ जाए, एक हंगर हो, एक भूख हो कि यार इस दफा हमने कुछ करना है और मैच जीतना है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, आपने भी देखा है कि ये दुबई में चेजिंग हमेशा जिसने भी लोगों ने चेस किया वो जीतते। वो तो ऐसा फैक्टर है कि बाद में ड्यू आती है, तो वो बॉल जो है वो गीला होता है, उसको स्पिन करना मुश्किल होता है, फास्ट बॉलर के लिए भी मुश्किल होता है, पिच भी ज़ाहिर है पर बॉल स्केट करता है, स्विंग वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, रिवर्स स्विंग की इम्पैक्ट भी इतनी नहीं होती है। स्पिनर के लिए ग्रिप करना, उस बॉल को गीली बॉल को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ड्यू फैक्टर इतना भी नहीं है जितना आप देखते हो कि इंडिया के शहर मोहाली में जिस तरह होता है या पाकिस्तान के लाहौर में जिस तरह होता है, वो तो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। जितना स्कोर भी आपने किया होता है लाहौर या मोहाली में, आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल से वो बच जाएगा। ड्यू फैक्टर है लेकिन 10-15% हो सकता है। इसकी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि आज पाकिस्तान को अगर टॉस पाकिस्तान ने जीता तो पहले बॉलिंग करना चाहिए, चेस को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत का एक मैच होता है, एक चीज होता है कि हमारा मैच थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा प्रेशर फैक्टर ज्यादा होता है। मेरे लिए थोड़ा सा प्रेशर फैक्टर होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है, तमाशाइयों की तरफ से, हर तरफ से प्रेशर होता है, तो उसमें चेस करना शायद मुश्किल होगा। चलो भारतीय टीम ने चेस किया, लेकिन वो उतना बड़ा स्कूल तो नहीं था, वो तो कोई टीम भी कर सकती थी। तो अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो, अगर आज पाकिस्तान की टीम टॉस जीते तो मेरे ख्याल में बैटिंग करे, वो सही है। जिस तरह पहले मैच में अप्रोच था, वो बैटिंग वाला अप्रोच नहीं जिस तरह टुक टुक के खेल रहे थे, 90 के करीब डॉट बॉल खेले थे, उस तरह नहीं। और इस दफा कोशिश करे कि 180 टारगेट दे दे। इस भारतीय टीम को आपने 160, 170, 165 दिया, उसमें बचत मुश्किल है। 180 में भी हो सकता है कि आपकी बचत मुश्किल हो, लेकिन बहुत कंपेटिटिव मैच होगा। अगर हम 190 या 200 कर सके हो तो बहुत ही जबरदस्त बात होगी। तो पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, लेकिन बैटिंग ऑर्डर को जो है ना इस तरह नहीं रखना चाहिए जिस तरह सैम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इंजरी के बाद। आपने देखा बैटिंग में फुटवर्क उसका सही नहीं है, वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इस तरह नहीं जिस तरह पहले था, जिस तरह शॉट मारते थे, जिस तरह 2024 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जिस तरह उसने बैटिंग की थी उस टेस्ट पिचेस में, वो इसको नहीं लगता। हो सकता है कि इसका टेक्निक भी तो इस तरह की स्लो पिचेस में ये स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हार्ड हैंड से ज्यादा खेलता है। तो इसको जरूरत नहीं कि ओपनिंग में खिलाए, तो 1 डाउन ले फखर जमान को आज ओपन कराए, इसको 1 डाउन खिलाए या 2 डाउन खिलाए, वहां पर 30 रन करेगा, 20 रन करेगा, 10 बॉल पर या 15 बॉल पर 30 रन करेगा, तो वो तो इम्पैक्टफुल इनिंग्स होगी ना। चलो 50 ना करे, लेकिन एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स तो करेगा, उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करे, बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट करे। दूसरी बात है कि आप पाकिस्तानी प्लेयर जो ने किया और
इम्प्रोवाइजेशन करते, उल्टी पुल्टी शॉट मारते, और स्ट्रेट शॉट मारो जितने बांग्लादेश ने भी आपको दिखा दिया, श्रीलंका ने भी आपको दिखा दिया, ओमान ने आपको दिखा दिया, स्ट्रेट शॉट मारो ये विकेट, ये थोड़ी सी स्लो विकेट्स है, तो इसमें ज्यादा आप क्रॉस बेल्ट शॉट क्यों खेलते हो इतने ज्यादा? ये तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं है या साउथ अफ्रीकन पिचेस के, वो उसमें क्रॉस बेल्ट शॉट से आपको बचत हो जाती है क्योंकि बाउंस होता है उस पिचेस में। तो यहाँ स्ट्रेट खेलो, स्ट्रेट भी आप खेल सकते हो, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, रन मिल सकते हैं। और डॉट बॉल का इलाज तो ये है कि आप टैप करो, टैप करके जल्दी जाओ, सिंगल ले आओ, सिंगल लोगे तो सर्कल के प्लेयर आगे आ जाएंगे तो उसको सर के ऊपर खेलो। ये तो कॉमन क्रिकेट चीजें हैं, और इतने ज्यादा कोचिंग स्टाफ इतने ज्यादा रखे तो उस किस चीज के लिए रखे? फ्री में तनख्वाह ले रहे तो बच्चों तो सॉरी इस लड़कों को बताया करो। हालांकि ये बातें जो हैं जो मैं बता रहा हूँ ये तो क्लब लेवल की है, लेकिन हमारा क्रिकेट स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसको ऐसे सिस्टम से हमारे प्लेयर आते हैं, इसको बताना पड़ता है ये चीजें भी ऊपर जाके इंटरनेशनल सतह पर भी तो ये थोड़ा बताया करें कि यार डॉट बॉल ना करे। जैसे अगर आपको लगता है कि आप पसिव सिंगल लेयर करो, बॉल को टैप करो, रिस्ट का इस्तेमाल करो और सिंगल वेंगल निकालो, बॉल मिल जाएगी तो उसको मारो, फिर भी ओवर में 7-8 तो निकल जाएंगे ना रन। भारत और पाकिस्तान का जो मैच आज हो रहा है, दोनों टीम का कंपैरिजन तो नहीं बनता। भारतीय टीम एक वेल स्ट्रक्चर टीम है, एक वेल स्ट्रक्चर सिस्टम से आया है। उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखो, लॉन्गर वर्जन दलीप और रणजी ट्रॉफी जो 80 साल से भी ज्यादा अरसे से जारी है। फिर आईपीएल देखो, आईपीएल 2008 से शुरू हो गई है, तकरीबन 17 साल हो गए, उसका कितना इम्पैक्ट हो गया। तो सारे प्लेयर जो इंडियन प्लेयर जो है ऑलरेडी आईपीएल में दुनिया के मेगा स्टार के साथ खेलते हैं। जितने भी मेगा स्टार है वो आईपीएल में होते हैं मुख्तलिफ टीमों के, तो प्रेशर फैक्टर इन लोगों का होता ही नहीं, मेंटली कितने टफ होते हैं, हर सिचुएशन में आप देखो बड़े रिलैक्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तो वो तो एक वेल स्ट्रक्चर से आए हैं, अपने प्लेयर को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अभी तक बने नहीं है। एक चेयरमैन आता है कहता है कि डिपार्टमेंट की टीम अच्छी नहीं है, डिपार्टमेंट को हटाकर हमने क्या तबाही कर दी। प्लेयर का जो फ्यूचर जो था वो अब सिक्योर नहीं है। हर प्लेयर को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते पीसीबी वाले, तो ये डिपार्टमेंट्स की जो थी वो इसको रोजगार देती थी ये प्लेयर को, और फिर फाइनेंशियली तो वो स्टेबल थे ना, उसकी वजह से गेम पर कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते। वो डिपार्टमेंट खत्म कर दिया हमने, फिर दूसरा स्ट्रक्चर लेके आए, फिर अब तीसरा लेके आ रहे, कभी ये कप है कभी वो कप है, तो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी टीम ही नहीं बन रही है। और ये वाज़ेह फर्क अब नजर आ रहा है कि पीएसएल और आईपीएल में कितना फर्क है, ये फर्क आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद T20 में, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में तो टीम का जो स्किल फैक्टर होता है, बहुत सी चीजें डिफरेंट चीज जो होती है वो एज देता है दूसरी टीम पर। लेकिन T20 में ये नहीं कि T20 में भी स्किल फैक्टर होता है। जैसे मैंने कहा कि आप शॉट मारोगे तो फिर भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारोगे, हर वक्त तो हेरी पेरी हो, ये रिवर्स स्वीप हो, ये स्वीप हो, ये तो नहीं कर सकते हो आप। लेकिन क्योंकि इसका दौरानिया बहुत कम होता है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई फेवरेट है। ऑन पेपर तो हो सकता है, लेकिन उस दिन कौन सी टीम किस तरह खेलेगी वही जीतेगी। जो टीम भी खौफ के बगैर उसी दिन क्रिकेट खेलेगी T20 में वो जीत जाएगी, क्योंकि बहुत कम दौरानिया होता है। जो भी आए फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेले, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस के साथ। ओमान ने आपको दिखा दिया ना किस तरह उन लोगों ने इंडिया को आखिर तक ले गए थे। तो उससे आप जिगर ले लो और दिल बाग है और आज जीतने की कोशिश करें। जो भी इवेंट हुए तो उसका आप एक किस्म की प्रॉपर सॉफ्ट रिवेंज भी ले सकते हैं। उसकी तरफ भी आते हैं कि उसको हमने किस तरह मिसमैनेजमेंट की थी उस पूरे चीज की। बॉलिंग मेरे ख्याल में जो 3 स्पिनर है उससे ही है, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर। ये जो है ना, ये अगर कोई खेले बीच में सजेशन आ रही कि तीसरा बॉलर खेलो, क्योंकि भारतीय टीम ये वो भारतीय टीम नहीं है 1980s की। ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अच्छा खेलती, स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ी सी पसती है। जिस तरह न्यूजीलैंड भारत का दौरा किया था पिछले साल, 3 टेस्ट और तीनों टेस्ट न्यूजीलैंड ने जीते, वहां पर स्पिनर पर भी पस गए थे। तो ये पसती है स्पिनर के अगेंस्ट भी, क्योंकि हिटर है बहुत से ज्यादा। जब आप हिटिंग करते हो, हिटिंग जोन में होते तो आप हार्ड हैंड से खेलते हो, सॉफ्ट हैंड से आप फिर कम ही खेलते हो, जिसकी वजह से स्पिनर आपके अगेंस्ट इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पिनर को 3 स्पिनर खिलाने चाहिए। और मैं रिजवान और बाबर के
टीम में शमूलियत के खिलाफ था। तो वजह यही थी कि ये दोनों बहुत स्लो खेलते थे। अब दोनों को रिटायरमेंट भी लेनी चाहिए। अभी जो उसके फैन जो फिर कह रहे कि दोनों को आना चाहिए यार। इस बाबर और रिजवान के साथ हम यूएसए और इस वगैरह से हारे नहीं थे T20 में, इतनी कम यादाश्त हैं। अच्छे प्लेयर है लेकिन ODI के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए, और ये T20 से रिटायरमेंट ही ले ले। तो अगर इन दोनों चीज़ की वजह से वो चले गए हैं ये रिजवान और बाबर, तो फिर सलमान आगा उसकी भी जगह नहीं लगती। उसकी स्ट्राइक रेट तो उससे भी कम आ रहा है, वो भी तो उससे भी ज्यादा पास के खेल है। अगर आप देखें तो रिजवान की सलमान आगा की तो जगह नहीं बनती इस टीम में। इस पर भी PCB को गौर करना चाहिए कि इसकी अपनी जगह बनती है, सिर्फ एक चीज की वजह से जगह बनती है कि कैप्टन है और बॉलिंग भी नहीं कर रहे। कम से कम एक चीज तो इम्पैक्ट क्रिएट करो ना कि टीम में जगह जस्टिफाई तो हो ना। ये तो ऑलराउंडर था, बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे। तो बॉलिंग तो शुरू करो ना इस T20 में, ताकि आप अपनी जो प्लेस है उसको जस्टिफाई कर सके। गट फीलिंग्स तो ये है कि यार हो सकता है कि पाकिस्तान आज वो जो इवेंट है उसकी वजह से एक्स्ट्रा जोश और हंगर हो, हम जीत जाए। और दिखाना भी चाहिए एक्स्ट्रा हंगर और जोश, और हम वो मैच आज का मैच जीत जाए। और जीतना इसलिए भी जरूरी है कि ये सुपर 4 है, इसमें एक टीम भी कमजोर नहीं है। श्रीलंका जो है, बांग्लादेश जो है, बहुत मजबूत टीम है। तो अगर आज का मैच अल्लाह ना करे आप हार गए तो फिर आपकी फाइनल में पहुंचना रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आते जो पहले मैच के बाद जो चीजें जो वाकयात हुए और जिसको हमने जिस तरह मिसमैनेज किया। पहली बात जो है जो PCB, ऑलरेडी मैंने कितनी भी इधर भी व्लॉग बनाए उसमें मैंने कहा कि PCB जो है, क्रिकेट जो है वो एक फुल टाइम जॉब है। उसके लिए आपको फुल टाइम चेयरमैन चाहिए। अगर उसको समझ नहीं आ रही है तो वो अपने पास 2-3 अच्छे एडवाइजर रखे, तो ऐसा सब वो चीजें उसको समझ आती है। यहाँ पर तो एक सिविल ब्यूरोक्रेसी की लाइन पड़ी है PCB में। CSS ऑफिसर जो है DMG ग्रुप वाले, उसको क्रिकेट का क्या पता है। इस तरह हर जगह में दोस्ती यारी के बेस पर आप बंदी लोगे तो यही चीज होगी। जिस किस्म की एम्बेरसमेंट हमको हुई है, हजीमत उठानी पड़ी है कि मैच के बाद हम कह रहे थे इंडिया के साथ जो वाकयात हुए मैच के बाद, जिस तरह उन्होंने हैंड शेक नहीं किया। हैंड शेक जो है एक रिवायत है, एक लाजमी चीज नहीं है। वो नहीं कर रहे थे, पवेलियन चले गए, तो आप इस तरह क्यों करे थे, बस चले जाते। अच्छे ज्यादा अच्छाई दिखाने की अब क्या जरूरत है यार। क्रिकेट खेल लिए, ग्राउंड में हो गया, अच्छे के लिए बुरे करे, उस पर हम तनकीद करेंगे, सजेशन देंगे और लोग करेंगे। ये वो हाथ मिलाने के लिए आ रहे, करो, नहीं आ रहे छोड़ दे। इसका इशू बनाना तो जरूरी तो नहीं था। इशू जिस चीज का हम बना सकते थे और जो हमारे फेवर में जा सकते थे वो क्या, जब इंडियन कैप्टन ने सियासी बयान दिया मैच में, जो मैच का इंटरव्यू जो हो रहा था, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो हो रही थी, जिसमें उसने 7 से लेकर 10 मई तक इस साल जो भारत पाकिस्तान के दरमियान एक छोटा सा जो जंग हुआ था उसके बारे में जो रेफरेंस दे रहा था और बातें कर रहा था, उसको हमने मिसमैनेज किया। अगर वो कह रहा था तो हम अपने कैप्टन को भी कहते कि आप भी कुछ कह दो। फिर अगर कैप्टन ने नहीं कह दिया हमारे कैप्टन ने, तो फिर हम ICC के उसके अगेंस्ट ICC में जाते और बहुत जल्दी जाते कि यार क्रिकेट में तो सियासी बातें आप नहीं कर सकते। सही है, क्रिकेट फील्ड पर इस तरह प्रेजेंटेशन में जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें तो आप नहीं कर सकते। तो इसमें क्यों की, इस पर पेनल्टी होनी चाहिए। वो चीज आपने डिले कर दी और फिर एक नया रोला डाल दिया कि बाइकआउट करने। तो वही बात आती है कि फुल टाइम चेयरमैन जब ना हो तो ये होता है। और फिर उसके ऊपर ये कि जो एडवाइजर है वो भी आपने सही नहीं रखे। इसमें से किसी ने भी ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसका जो आईन है उसको नहीं पढ़ा। उसमें जितनी क्लॉजेस है, आर्टिकल है, उसको नहीं पढ़ा कि अगर आप बाइकआउट करते तो आप पर क्या होता है। जितनी रेवेन्यू लॉस्ट होती है, जितनी भी चीजें फाइनेंशियल लॉस होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल या ICC वगैरह को, वो सब आप पर जुर्माना लगाते और बहुत हेवी फाइन आप पर लगाते। सही है, पैसे मतलब है आपके फाइनेंशियल पोजीशन को भी और वीक करते, पेनल्टी भी लगाते।
اور دوسری پینلٹی یہ لگاتے کہ آپ پر 1 یا 2 سال تک پابندی لگاتے. ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا T20 ورلڈ کپ ہے وہ بھی مس کرتے, ہو سکتا ہے 2027 والا, یہ ایکسٹریم پینلٹی ہو سکتی تھی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لگاتے. لیکن ایک پہلے جو ہے نا وہ ایڈوائزر جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے نا, کہ جو کام آپ کریں جلدی کریں. تو وہ تو ٹاپ سے شروع ہوتا ہے. ٹاپ کا جو آپ کا چیئرمین ہے اس کے پاس 2 پولیٹیکل آفیسر ہے, ایک سینیٹر ہے, ایک انٹیریئر منسٹر ہے, اور ایک ہے پی سی بی کا چیئرمین. اگر وہ پی سی بی کا چیئرمین ہے, اچھا برا ہے, وہ ڈیبیٹ بھی چھوڑ لیتے ہیں. لیکن ایک کام کرے کہ یہ بس صرف پی سی بی کا نہ کوئی صاحب صرف پی سی بی کے چیئرمین ہو اور اچھے ایڈوائزر اپنے ساتھ رکھے, کہ اس قسم کی امبیرسمنٹ یا اس قسم کی حسیمت ہم کو اٹھانا نہ پڑے. اس کو ہر چیز آئی سی سی, ایشین کرکٹ کونسل, سب کے آئین کا پوری طرح پتہ ہو کہ کس وقت کون سا ایکشن لینا ہے اور کتنے ٹائم میں لینا ہے. یہ تو ہم بچ گئے. اور آخر میں محسن نقوی صاحب نے سب سے اچھی بات یہ کہہ دی, چلو یہ کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں اس کو, کہ نجم سیٹھی رمیز راجہ ہو گئے, اس سے کنسلٹ کیا, اس کی ایکسپرٹائز ہے بہت ہے کہ کیا کر رہی ہے, اس کو صحیح طرح اس کو مشورہ دیا. ورنہ یہ ہم پر جیسے میں نے آپ کو کہا 2 جرمانے ہم پر لگتے, پیسے بھی ہم دیتے, پیسے والا بہت بھاری برکم جو میں نے پڑتا ہو. دوسرا یہ کہ ہمیں بین لگتا کہ نہیں کہہ سکتے 1 سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے, ہو سکتے 2 سال کے لیے, تو وہ بچت ہوگی. تو ہمیشہ اس طرح ایکشن لو جس کو آپ ہمیشہ وہ سٹانس لو, زندگی میں ہو یا جس طرح ہو, انٹرنیشنل لیول میں, اسپورٹس میں, ڈپلومیسی, جس کو آپ بیک کر سکے, اپنے وسائل سے بیک کر سکے. اور آپ کو یقین ہو کہ میرے ساتھ اور بھی کڑا ہے کوئی جب میں اسٹینڈ لے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں اسٹینڈ لے رہا ہوں, میں آگے ہوں اور پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ. تو پھر ظاہر آپ کو, آپ 3 قدم آگے گئے ہیں, 6 قدم پیچھے آ جائیں. جو پہلے سچویشن تھی وہ اتنی امبیرسنگ تو نہیں تھی, ہاتھ نہیں ملا نہیں ملا ہے, یا جو دوسری چیز ہے اس سے زیادہ امبیرسمنٹ آپ کو ہو گئی ہے. اور پھر وہ دوسری بات ہے کہ یہ جو میچ ریفری ہے, یہ تو آپ کو آلریڈی پتا تھا نا کہ یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے, کہ اس کا پاکستان کے ساتھ ایشو ہے یہ میچ ریفری. یہ جو میچ ریفری پہ تو ڈیسائیڈ ہوا تھا نا کہ ایشیا کپ میں یہ میچ ریفری ہوگا, تو پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ جاتے کہ یار اس کو ہم نہیں لیتے. ایشیا کپ سے پہلے آپ کہتے کہ یار اس کو کے ساتھ ہمارے پڈے ہو رہے, ایشو ہوتے ہیں, یہ ہمارے میچ میں میچ ریفری نہ ہو جائے. آئی سی سی کو کہتے, ایشین کرکٹ کونسل کو کہتے, وہ تو نہیں کیا. پھر وہی بات ہے کہ فل ٹائم چیئرمین نہیں ہے, ایڈوائزر بھی, اور اس کے اوپر ایڈوائزر بھی صحیح نہیں, ہر چیز ہم ڈیلے کرتے ہیں. اور ڈیلے ایکشن جو ہوتا ہے وہ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایکشن ہی نہ لو, کیونکہ وہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اور دیکھتے کہ فیوچر میں ہمارا کیا عمل ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل سطح پر ظاہر بات یہ کہ حقیقت ہے کہ آئی سی سی کو جتنا بھی ریونیو جاتا ہے وہ فی الحال بھارت سے جا رہا ہے, تو زیادہ اس کی جو انفلوئنس ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ہے, ایک یہ فیکٹر ہوگا ریونیو وہاں سے جاتا ہے, دوسری کیا کہ اس کی ٹیم ڈیلیور کر رہی ہے, یہ دیکھو جیت رہی ہے. جی اس طرح بیچ میں ہار جاتے ہیں, لیکن وہ ریشو جو جیتنے کی ریشو جو ہے وہ اس طرح کی کمپیٹیٹو سائڈ ہے. ٹیسٹ میں بھی ہے, او ڈی آئی میں بھی ہے, بیچ میں سینڈ بیک بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا, T20 میں بھی ہے. تو اس کی وجہ سے جو جیتتے ہیں کمپیٹیٹو ٹیم ہے, جو ٹاپ 5 کی, جو جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرسٹ سسٹم جو کرکٹ جو ہے ایک ڈیوائڈ ہو چکی ہے, ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے آپ کو. وہ ایک فرسٹ ٹیئر جو ہے 5 ٹیمز کا, اس میں ہے انڈیا ہو گیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ ہو گیا. یہ جو 5 ٹیمز جو ہیں ٹاپ 5 ٹیم جو اس کی ایک الگ ہی لیگ ہے, ایک فرسٹ ٹیئر آپ کو کہہ سکتے, سیکنڈ ٹیئر کی ٹیم ہے, اس میں ہم آ رہے ہیں. اگر جو حالات ہمارے آ رہے ہیں, جس طرح ہم ہارتے ہیں کمزور ٹیموں سے, بھی ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ ہم نے کتنے بری طریقے سے 3 ODI ہارا تھا, اور مشکل سے T20 جیتا تھا سیریز. تو ہو سکتا ہے کہ ہم 3rd ٹیئر میں چلے جائیں. یہ میجر ٹورنامنٹ جو ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن راؤنڈ سے ہمیں گزرنا پڑے گا. جب آپ کی ٹیم کا یہ حال ہو تو آپ کے انٹرنیشنل سطح پر آپ کی جو بات ہوگی اس میں وزن نہیں ہوگا. پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو اس کو مضبوط کرنا چاہیے, یہیں سے پلیئر نکلے, اور جتنے پلیئر جو ہے اس کے ساتھ پہلے ایک سائڈ بھی بناؤ, جو جس پلیئر کی
قومی ٹیم میں جگہ نظر نہیں بن رہی ہے، اس کو اے سائڈ میں ڈالو، اے سائڈ کو ٹور کراؤ. اس طرح کے پلیئر جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی بھی ٹف ہوں گے. وہ ڈومیسٹک کرکٹ سے ہوں گے اور ٹاپ پر آپ کس طرح کی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. اور اس کے ضرور کہ آپ کو پی سی بی میں ایک فل ٹائم چیئرمین ہو اور اس کے ساتھ 2-3 اچھے ایڈوائزر بھی ہو، تو آپ ٹیم چیزوں کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں. اب یہ میچ جو ہے نا اس کو اس طرح پازیٹیو نوٹ پہ ختم کر رہے ہیں کہ میرے جو گٹ فیلنگ ہے وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے اپسیٹ ہو جائے. پاکستان انڈیا میچز میں اپسیٹ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اب وہ دیکھو انڈیا کے اتنے ڈومیننس ہو گئے کہ اس انڈیا کے اگینسٹ جو جیت ہوتی ہے وہ ہماری اپسیٹ تصور ہوتی ہے. 80s اور 90s میں مڈ 80s کی بات کروں، پھر 90s میں ہمارے تھرو آؤٹ 90s بہت کمپیٹیٹو تھے. پھر 2000 میں اس طرح ہوا کہ انڈیا کی ٹیم ہمارے ساتھ تقریباً نزدیک آ گئی. پھر 2010 کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر چلی جا رہی ہے. 2017 میں چیمپئنز ٹرافی ہم نے جیت لی فائنل. اس کے بعد اب ایک کمپلیٹ ڈومیننس آپ کو انڈین ٹیم کے نظر آ رہا ہے. ہاں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا بیچ میں 2021 کا جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا 2023 تک، 2 سال میں ہم انڈیا ٹیم کی طرف آ رہے تھے، جیت رہے تھے، جیتنا شروع کیا تھا اگینسٹ اس کے کمپیٹیٹو ٹیم ہم نے بنا دی. لیکن بیچ میں پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا، پھر پیچھے چلے گئے. ہمارا امید یہ ہے کہ آج ہم اچھا کھیلیں گے، دل سے کھیلیں گے اور کوشش کریں گے کہ جیت جائے، تاکہ جو بہت سی چیزوں کا ہم نے جواب نہیں دیا وہ اپنی کارکردگی سے اس کا جواب دے سکے.